कक्षा 9 के प्रिय बच्चों, मैं आप लोगों को सेल माने कोशिका के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ये जो है लेसन 4 है। कोशिका कोशिका क्या है? कोशिका ऐसी संरचना है जो किसी जो सजीव है, पौधा है या प्राणी है, उसकी शरीर की बनावट जो है कोशिकाओं से होती है। इसीलिए कोशिका को जो है जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं, क्योंकि किसी भी जीव के शरीर की जो संरचना है वह कोशिका के द्वारा होती है। एक एक सेल के मिलने से एक बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, चाहे वो एक कोशिकीय प्राणी है या बहुकोशिकीय प्राणी है। उसके शरीर की बनावट एक एक कोशिकाओं के मिलने से होती है। एक एक कोशिकाएं आपस में मिल करके पूरे उस प्राणी के शरीर का वो निर्माण होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम इस धरातल पर जो लिविंग बॉडीज सजीव कोशिका जो देख रहे हैं, चाहे वो प्लांट सेल है चाहे एनिमल सेल है, और जो जीव हैं उनका शरीर जो बना हुआ है वो कोशिका से बना हुआ है। तो इसीलिए कहते हैं कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक का मतलब हुआ उस प्राणी के शरीर की बनावट, और क्रियात्मक का मतलब हुआ कि उस सेल के अंदर चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया है या राइबोसोम है या न्यूक्लियस कोई भी अंग है, उसके अतिरिक्त समस्त सारी जैविक क्रियाएं जो है, चाहे वो श्वसन है, परिवहन है, पाचन क्रिया है, उत्सर्जन क्रिया है, जनन क्रिया है, ये सभी क्रियाएं जो है कोशिका के अंदर उपस्थित होती हैं। तो यहाँ पर इसीलिए कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है, इसलिए कि कोशिका के अंदर सभी कोशिकाएं उपस्थित होते हैं और कोशिकाओं के अंदर श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, परिवहन की क्रिया संपन्न होती है, जनन की क्रिया संपन्न होती है, परिसंचरण की क्रिया संपन्न होती है। ये सारी जो यह जनन की क्रिया संपन्न होती है, सभी क्रियाएं जो है कोशिका के अंदर संपन्न होती हैं। और चूंकि इन सभी क्रियाओं को मिलाकर बोलते हैं मेटाबॉलिज्म या जैविक क्रिया। कोशिकाओं के अंदर होने वाली इन समस्त क्रियाओं के सामूहिक रूप को जैविक क्रिया कहते हैं। जैविक क्रिया के अंतर्गत आपका पाचन क्रिया का मतलब हुआ उस प्राणी के अंदर जो भोजन पच रहा है उससे जितने भी संबंधित अंग हैं वे कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त श्वसन क्रिया, सांस लेने में वह प्राणी किन किन अंगों का उपयोग करता है। इस तरह से शरीर में परिसंचरण तंत्र या उसे परिवहन तंत्र कहते हैं। परिवहन तंत्र का मतलब हुआ कि शरीर में वो रक्त के दौड़ने में कौन कौन से अंग कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जीवन कोशिका को जीवन की आधारभूत इकाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोशिका के अंदर सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं, इसलिए कोशिका को जीवन की आधारभूत इकाई कहते हैं। क्योंकि कोशिका की खोज जो थी, इसको 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने इसका पता लगाया था, क्योंकि बिना सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से
कोशिका का पता लगाना मुश्किल। जब सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने मधुमक्खी के छत्ते में उसने छोटे छोटे घरों को, कोष्ठकों को देखा कि एक छत्ते के अंदर कई सौ घर हैं, कोठरियां हैं, और ये सारी कोठरियां आपस में मिल करके एक छत्ते का निर्माण करती हैं। इसी आधार पर उसने कहा था कि किसी भी शरीर की जो बनावट है वो सेल से, कोशिका से हुई है, और ये सभी कोशिकाएं मिल करके आपस में उस जीव के शरीर की रचना का निर्माण करती हैं। तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने एक कोशिका का पता लगाया। उसमें उसने मृत कोशिका का पता लगाया, क्योंकि कोशिकाएं जो थी, मधुमक्खी का जो छत्ता था वो जीवित नहीं था, मरा हुआ था। सभी कोष्ठक जो है मरे हुए थे। तो मृत कोशिकाओं का पता लगाया उसने, और वो भी जो छत्ता था, मधुमक्खियों का छत्ता था, देखा कि उसमें कई सौ जो है छोटे छोटे कोठरियाँ बनी है, घर बने हुए हैं, और सब आपस में मिल करके छत्ते का निर्माण करते हैं। इसी आधार पर रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि कोई भी जीव है, चाहे पौधा है या प्राणी है, सबके शरीर की बनावट जो है एक कोशिका से हुई है। एक कोशिका, दूसरी कोशिका, ऐसे सही कोशिकाएं मिल करके एक जीव के शरीर का निर्माण करती हैं। उसी आधार पर उसने कहा था कि कोशिकाएं जो है टिश्यू माने ऊतक का निर्माण करती हैं। कोशिकाएं आपस में मिल करके ऊतक बनाती हैं। ऊतक का मतलब हुआ, ऊतक ऐसे होते हैं जो शरीर में वो हार्मोन्स का, रासायनिक पदार्थों का, वर्ज्य पदार्थों का परिवहन यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं, और ये ऊतक जो है सम्मिलित रूप से इकट्ठा होकर के जो है अंग बनाते हैं। उस प्राणी के अंदर जो आर्गन, अंग बनता है, तो अंग बनने के बाद ये सभी अंग जो है फिर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और जब उसमें अंग तंत्र बन जाता है, इसके बाद उस जीव के शरीर का, वह जीव जो है, ये शरीर की बनावट हो जाती है, मानो वो एक जीव तैयार हो जाता है। तो कोशिकाएं जो है ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक जो है ये अंग का निर्माण करते हैं, और अंग जो है अंग तंत्र यानी सिस्टम का निर्माण करते हैं, और ये सिस्टम जो है जीव के शरीर की पूरी बनावट का निर्माण करते हैं। तो यह ख्याल करना होगा कि कोशिकाएं आपस में मिल करके जो है ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक जो है अंग का निर्माण, और अंग जो है तंत्र का निर्माण। तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में एक जो है मृत कोशिकाओं का पता लगाया था। इसके बाद जो है एंटोनी वान न्यूमेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। एंटोनी वान न्यूमेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिकाओं का पता उसने लगाया था, जिसके अंदर शुक्राणु, शुक्राणु का मतलब स्पर्म, ये मेल जो होते हैं इनके अंदर स्पर्म उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त जो है विषाणु, विषाणु का मतलब ये एक तरह का पॉइजन, जिसको जहर कहते हैं, उसके सेल का पता लगा। इसके बाद बैक्टीरिया, जीवाणु, और जीवाणु के बाद जो है प्रोटोजोआ, ये पहला संघ जो है प्रोटोजोआ, जिस संघ के प्राणियों को हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते। तो इस तरह से जो है जब एंटोनी वान न्यूमेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिकाओं का पता लगाया,
तो उसके अंतर्गत उसने विषाणु के बारे में अध्ययन किया, विषाणु के बाद शुक्राणु के बारे में, इसके बाद जीवाणु के बारे में और प्रोटोजोआ। क्योंकि प्रोटोजोआ से हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें उन प्राणियों को हम आँखों से देख सकते हैं, लेकिन इधर के जो प्राणी पहला जो फाइलम है उसमें जो प्राणी आते हैं उनको देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखते हैं, क्योंकि उन प्राणियों को हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। ये शुक्राणु क्या है बताएं कि यह एक मेल के अंदर शुक्राणु स्पर्म का निर्माण होता है और फीमेल के अंदर ओवम का निर्माण होता है। तो यही है शुक्राणु। और विषाणु के बारे में हम आप लोगों को बताए थे एक बार कि विषाणु क्या है, ये एक तरह का जहर है, पॉइजन है, जो यह वनस्पतियों के ऊपर और जंतुओं के ऊपर अपना प्रभाव दिखाता है, दिखाकर उन्हें रोगग्रस्त करता है और ये उस प्राणी को संक्रमित करता है, उस पौधे को संक्रमित करता है। और इसी तरह से जीवाणु, इसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि यह भी एक तरह का प्राणी है, लेकिन इसे हम चूंकि पौधों के वर्ग में रखते हैं। यह रेयर कैसे है, क्योंकि जब 99% जो है सजीव के अंदर सब एक समान है, एक जैसे लक्षण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन 1% जो है जिसके अंदर उन अपने समुदाय के प्राणियों से अलग वह लक्षण प्रदर्शित करता है, तो उसको नथिंग के बराबर मानते हैं। क्योंकि ये जो जीवाणु है यह इसके शरीर का जो ऊपरी खोल है, ऊपरी आवरण है, जिसको हम सेलवाल कहते हैं। क्योंकि सेलवाल का मतलब हुआ कोशिका भित्ति, यह वनस्पतियों का लक्षण। धरती पर जितने पेड़ पौधे हम देख रहे हैं उनके शरीर का जो ऊपरी आवरण है वह सेलवाल से बना हुआ है, और प्राणी के अंदर ऐसा नहीं है। लेकिन यह जो जीवाणु है, इस जीवाणु का जो जीवाणु की जो भित्ति है, ऊपरी आवरण जो है, यह सेलवाल से बना हुआ है। तो आपको है कि ये जो बैक्टीरिया है यह एक जंतु होते हुए इसे हम पादप जगत में क्यों रखते हैं। पादप जगत का मतलब हुआ कि पौधों के वर्ग में, पौधों के वर्ग में क्यों इसको रखा गया है। चूंकि इसको पौधों के वर्ग में हम इसलिए रखते हैं कि इसके शरीर में वो कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति चूंकि यह वनस्पतियों का लक्षण है, इसी आधार पर इस जीवाणु को हम पादप जगत में रखा गया है। इसके बाद प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी एक ऐसा फाइलम है जिसको हम नग्न आँखों से देख नहीं सकते, क्योंकि इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। तो ये रहे आपका जीवित कोशिकाएं, शुक्राणु, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ। इसके बाद कोशिका से संबंधित कुछ वैज्ञानिक, भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने कोशिकाओं के बारे में भी अपना मत प्रस्तुत किया और उनकी कुछ खोजें हैं। जैसे मार्सेलो मालपिजी नामक वैज्ञानिक ने 1671 ईस्वी में पादप कोशिका का अध्ययन किया। प्लांट सेल, जो पौधों का शरीर है, ये कैसे बना हुआ है, एक एक कोशिकाओं के मिलने से बना हुआ है। तो 1671 के पहले
प्लांट सेल का अध्ययन नहीं हुआ था, लेकिन ये मैल्पीजी मार्सेलो जो है नामक वैज्ञानिक ने 1671 ईस्वी में एक पादप कोशिका का अध्ययन करके बताया कि पादप कोशिकाओं का जो शरीर है यह सेलवाल से बना हुआ है। सेलवाल का मतलब हुआ कोशिका भित्ति, और वह कोशिका भित्ति जो है लिग्निन, पेक्टिन और सेलुलोज की बनी हुई एक तरह की परत होती है। इसके बाद विल्सन नामक वैज्ञानिक ने 1710 ईस्वी में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यह उपकरण है, यंत्र है, इसका आविष्कार किया जिसके माध्यम से भिन्न फाइलों के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद ह्यूगो वान माल नामक वैज्ञानिक ने वनस्पतियों के अंदर जीवद्रव्य का मतलब हुआ उसका जो प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि किसी भी जीव के शरीर में जो कोशिका के अंदर जो उसका जीवद्रव्य है या वनस्पति के अंदर जीवद्रव्य है, उसको जीवन का भौतिक आधार मानते हैं, क्योंकि उसी के ऊपर उसका पूरा जीवन निर्भर है। वो प्राणी जिस तरह का राशन माने भोजन ले रहा है, भोजन लेने के बाद उसी तरह का जो है उसके अंदर जीव द्रव्य का निर्माण होता है, और उसी जीव द्रव्य से उसकी शरीर के अंदर समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं और उसके अंग डेवलप करते हैं, यानी विकसित होते हैं। तो आप पर पादपों के अंदर जीव द्रव्य का अध्ययन किया था ह्यूगो वान माल। इसके बाद जो है डी बैरी व मैक्स सुल्जे, डी बैरी और मैक्स सुल्जे ने 1861 ईस्वी में प्राणियों के अंदर प्रोटोप्लाज्म का पता लगाया कि जैसे पौधों के अंदर जो है जीवद्रव्य उपस्थित होता है और उस जीवद्रव्य से उस पौधे का पूरा विकास होता है, और जितनी भी क्रियाएँ पौधों के अंदर होती हैं वो जीवद्रव्य के माध्यम से ही संपन्न होती हैं। उसी तरह प्राणियों के अंदर भी यह जो जीव अपना भोजन लेता है, भोजन के बाद जो है उसके सेल के कोशिका के अंदर जीवद्रव्य बनता है, और उस जीवद्रव्य से उस जीव के अंदर होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, पाचन, परिवहन, ये सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं। उसके बाद नाल व रस्का, यह ऐसा वैज्ञानिक है जिसने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी, पता लगाया था। इसके बाद केंद्रक, अब जो है कोशिका है तो केंद्रक के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। केंद्रक के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, क्योंकि प्रत्येक सेल के बीचों बीच एक गोल प्रकार की रचना पाई जाती है, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। क्योंकि यह न्यूक्लियस जो है सेल डिवीजन माने कोशिका विभाजन के समय काम करता है। यदि जिस सेल के अंदर कोशिका न्यूक्लियस केंद्रक नहीं होगा उसका विभाजन नहीं होगा, क्योंकि जब केंद्रक मैच्योर होता है तो एक डमरू का रूप धारण करता है, उसके साथ साथ वो जो सेल है वो मजबूर होकर के जो है उसी डमरू का रूप धारण करती है और फिर बीच से खंडित हो जाती है। हमारे कहने का मतलब हुआ कि एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है, क्योंकि कोशिकाएं विभाजित नहीं होगी तो कोई भी जीव है माने कोई भी सजीव है
उसके अंग प्रत्यंग में वृद्धि नहीं होगी। मेन मकसद हुआ कि कोशिका विभाजन के कारण ही किसी जीव के अंग प्रत्यंग बढ़ते हैं, उसमें वृद्धि होती है। क्योंकि जब कोशिका विभाजन होगा, जो पूर्व केंद्रीय कोशिकाएं हैं वे मैच्योर होगी तो उनका विभाजन होगा, तो 1 से 2 सेल बनेगी, और ये जो कोशिकाएं फिर संतत कोशिकाएं जो है जब परिपक्व होगी तो फिर इनका सेल डिवीजन होगा। इस तरह से शरीर में कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। जब कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो उस प्राणी के शरीर में सभी अंग प्रत्यंग क्या होंगे, बढ़ेंगे। इसके बाद जो है तो केंद्रक के आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक जो है पूर्व केंद्रकीय कोशिका। पूर्व केंद्रकीय कोशिका, पूर्व केंद्रकीय कोशिका का मतलब हुआ कि इस सेल के अंदर जो है जो केंद्रक होता है वह अल्प विकसित, केंद्रक जो है अल्प विकसित होता है, और चूंकि उसमें कोई भी कोशिकांग, कोशिकांग का मतलब हुआ चाहे वो सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ या राइबोसोम, न्यूक्लियस केंद्रक, राइबोसोम, ये जितने भी कोशिकांग मान कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग जो होते हैं ये सभी अंग अनुपस्थित होते हैं। इसलिए उन्हें जब कहा जाता है कि पूर्व केंद्रकीय कोशिकाएं किसे कहते हैं, तो या पूर्व केंद्रकीय कोशिकाएं और सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में क्या डिफरेंस, अंतर क्या है। तो पहले हमें इसकी परिभाषा है कि वे कोशिकाएं जिसके अंदर केंद्रक अल्प विकसित एवं कोई भी कोशिकांग उपस्थित नहीं होता है। कोशिका के वे कोशिकाएं जिनके अंदर केंद्रक अल्प विकसित एवं कोई भी कोशिकांग विकसित अनुपस्थित हो, कोई भी कोशिकांग उपस्थित नहीं होता है, ऐसी कोशिकाओं को जो है हम पूर्व केंद्रकीय कोशिका कहते हैं। इसके बाद 2 नंबर है सुकेंद्रकीय कोशिका। एक कोशिकाओं के एक केंद्रक के आधार पर कोशिकाओं का बंटवारा जो हुआ था कि केंद्रक के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, पूर्व केंद्रकीय कोशिका, सुकेंद्रकीय कोशिका। सुकेंद्रकीय कोशिका का मतलब हुआ कि वे कोशिकाएं जिनके अंदर केंद्रक पूर्ण विकसित होता है और सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। कोशिका के अंदर सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं, जैसे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, डीएनए, आरएनए। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी कोशिकांग ऐसा नहीं है कि जो अनुपस्थित होता है। तो वे कोशिकाएं जिनके अंदर केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है तथा उसके अंदर सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं, ऐसी कोशिकाओं को जो है सुकेंद्रकीय कोशिका कहते हैं। क्योंकि ये कोशिकाएं इनके अंदर श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, कोशिकाओं के अंदर पाचन क्रिया संपन्न होती है, सब सेल के अंदर ही होती है, चाहे वो परिवहन है, उत्सर्जन है, जनन है,
ये सभी कोशिकाएं जो है सुकेंद्रकीय कोशिका के अंदर संपन्न होती है। तो इसके अंदर कोई परिभाषा है कि वे कोशिकाएं जिनके अंदर केंद्रक गुण विकसित एवं सभी कोशिकाएं उपस्थित होते हैं उसे सुकेंद्रकीय कोशिका कहते हैं। और यही बताकर हम जो है इस टॉपिक को बंद करते हैं। अगले दिन से जो है